सो वेल और आप लोगों की भाई अर्धवार्षिक एग्जाम अब पूरे तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं और आज 12th वालों का आप लोगों का भाई हिंदी का पेपर था। आई होप सभी लोगों का हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा। कैसा गया है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे भाई जो आपका हिंदी का पेपर आया था उसके पूरे के पूरे सॉल्यूशंस कि आपने कितना सही किया है कितना गलत, सब कुछ आपको मिला लेना है। ठीक है, तो बारी बारी से पूरा जानेंगे, पूरा आपको पेपर मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ में। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है इसको सब्सक्राइब क्लिक कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और हर एक एमपी बोर्ड से जुड़ी अपडेट पाने के लिए। राइट, अपन बढ़ते हैं सीधे सीधे आंसर्स की तरफ, क्योंकि भाई क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आप लोगों के पास है। मैं आंसर आपको बता देता हूं और पढ़ के बता दूंगा क्वेश्चंस, तो इसमें आप लोगों को मैच कर लेना है कि भाई आपने सही किया है या गलत किया है। मैं आपको बता दूं कि आपका सेट ऊपर नीचे हो सकता है ए या बी में, ये शायद बी का है, तो यहां पे आपको ए वो मतलब सेट थोड़ा सिमिलर ही, क्वेश्चन इधर उधर होता है बस, बाकी सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर पहला था आपका, सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन है, जिसमें पहला जो आपका था कौन सा माह सबसे तेज बौछारों का होता है। इसमें आपके चार ऑप्शन थे, चार में से का नंबर का जो आपका सावन है वो आपका आ जाएगा। सेकंड था आपका जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वह कौन सा अलंकार होता है, तो इसे आप जो है शब्द अलंकार बोलेंगे। गा नंबर का जो था वो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड है आपका किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो इसमें आपका है मौसम की गर्मी, तो आपका का नंबर का आ जाएगा पहले नंबर का। फोर्थ आपका है ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना इच्छा या आशीष प्रकट होता है क्या कहलाते हैं, इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका खा नंबर का इच्छावाचक। ठीक है, तो आपको मैच कर लेना है। पांचवा है आपका मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो इसमें चार ऑप्शन है आपका, तो खा नंबर का जो है आपका ओम थानवी ने किया था, तो ये आपका ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना। छठवां नंबर का आपका ज्ञान नंदियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका खा नंबर का जाएगा 4। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। पहला था आपका आपको डैश होकर कैसा लगता है, तो इसमें आपके 3 ऑप्शन थे, तो आपको भिखारी जो है वो लिख देना है। भाई भिखारी सबको ही बुरा लगता है भाई ये तो, ठीक है। सेकंड जो है जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो डैश छंद कहलाते हैं, तो इसमें आपका आएगा मात्रिक, तो आपका जो सेकंड नंबर का था मात्रिक छंद कहलाते हैं, ये लिखना है। तीसरा आपका शीर्ष पुष्प केवल डैश का कोमल दबाव सहन कर सकता है, तो आपको पहला करना था भैरव के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। फोर्थ आपका दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका भैया सफल ना होना। ठीक है, बोलते हैं ना अपन कि भाई दाल नहीं गली तेरी, तो यहाँ पे जुगाड़ लगा था, सेटिंग लगा रहा था, तो वही है यहाँ पे सफल ना होना, मतलब कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। ठीक है। फिफ्थ है आपका सौदल गेकर मास्टर डैश पढ़ाते थे, तो भाई मराठी पढ़ाते थे। ठीक है, तो आपको मराठी यहां पे कर लेना था। 6 है आपका दृश्य का डैश से गहरा संबंध होता है स्मृतियों का, तो आपको स्मृतियों से गहरा संबंध होता है यहां पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए, तो पहला था आपका दुख के कभी रावण धनिक को दबोचता है, तो इसका असत्य आता है। दूसरा था आपका मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से, इसका सत्य था आपका। तीसरा था आपका शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था, इसका असत्य था आपका। चौथा था आपका वे शब्द जो वाक्य किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं वे निपात शब्द कहलाते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है। फिफ्थ था आपका सौदा लेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, इसका सत्य है आपका। छठवा था आपका कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, इसका असत्य था आपका। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए था, यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। 2 ऑप्शन थे आपके आ और बा, स्तंभ आ स्तंभ बा, तो पहला नंबर का तो जो आपका सही जोड़ी में वो क्या था मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था इस टाइप से काखा गागा घा घा ढाड़ा जो भी है। उसके बाद में आंसर की बात करें तो ये आपका आंसर था, पहले का आपका आता था खा नंबर का रघुपति सहाय छा बिहारी। सेकंड का आपका आता भयानक रस का कबीर आता, और तीसरा का आपका भक्तिन का आता लक्ष्मीन, और चौथा था आपका राष्ट्रभाषा का आता संपर्क भाषा। वसंत पाटिल का आपका आता रघुवीर सहाय, और 6 का आपका था कहानी का केंद्रीय बिंदु का आता कथानक, और 6 के बाद में आपका 7 का था रीतिकालीन कवि का आता आपका 6 नंबर का बिहारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, तो पहला था आपका रीतिकाल का एक अन्य नाम लिखिए, तो इसका आंसर था रीतिकाल का एक अन्य नाम अलंकृत काल है। ठीक है। दूसरा है आपका कवि के नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की गई है, इसका आंसर था कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना मणि से की है। तीसरा था आपका शब्द शक्ति किसे कहते हैं, आंसर इसका था शब्द शक्ति के तात्पर्य शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की शक्तियों से
जो है उसे आप लोग शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। फोर्थ था आपका ऋषि मुनियों ने किसके सबसे ऊंचा स्थान दिया है? आंसर है ऋषि मुनियों ने सत्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ठीक है। फिफ्थ है आपका शब्द युगम कितने प्रकार के होते हैं? आंसर था इसका शब्द युगम 2 प्रकार के होते हैं, समानार्थी और विलोमार्थी। सिक्स्थ था आपका हर रविवार को किशनदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे? आंसर था इसका हर रविवार को किशनदा यशोधर बाबू के घर दोपहर के 2 बजे आया करते थे। सेवंथ आपका जो क्वेश्चन था आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो आंसर इसका था आमतौर पर नाटक की अवधि 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक की होती है। छठवां नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठवां, बादलों का विलप के बादल क्यों कहा गया है? विप्लव के बादल क्यों कहा गया है? आंसर था इसका कविता में बादलों को विप्लव के बादल इसलिए कहा गया है क्योंकि बादल प्राकृतिक में परिवर्तन का प्रतीक है। जब बादल आते हैं तो वे आसमान में गरजते हैं, बिजली चमकती है और बारिश होती है, यह सब परिवर्तन का संकेत है। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हैं। वे मानते हैं कि क्रांति से समाज में परिवर्तन आता है और शोषित वर्ग के अपने शोषण से मुक्ति मिलती है, इसलिए उन्होंने बादलों का विप्लव के बादल कहा है। अथवा का आपका एक क्वेश्चन था, कविता के बहाने पाठ के आधार पर कविता के 2 विशेषताएं लिखिए। आंसर था विशेषताएं, भाव पक्ष की प्रधानता। इस कविता में भाव पक्ष की प्रधानता है। कवि ने बादलों के माध्यम से अपने मनोभावों की व्यक्त किया है। उन्होंने बादलों को क्रांति का प्रतीक मानकर शोषित वर्ग को मुक्ति की कामना की है। आंसर था इसका सेकंड था आपका प्राकृतिक के चित्रण की कुशलता। कवि ने बादलों के माध्यम से प्राकृतिक की सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने बादलों की गति, आकार, रंग और स्वर का सजीव चित्रण किया है। अन्य विशेषता यहाँ पे आपकी 2 टाइप की दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नई कविता की कोई 2 मुख्य प्रवृत्तियां लिखिए। आंसर था आपका प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कविता का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण और अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज उठाना है। इस प्रवृत्ति के कवियों ने अपनी कविताओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं की प्रमुखता से उठाया है। प्रगतिवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है। ये कुछ विशेषताएं, सामाजिक चेतना, यथार्थवादी दृष्टिकोण, जनभाषा का प्रयोग और छायावाद है आपका। छायावादी कविता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक भावनाओं का, विचारों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना है। इस प्रवृत्ति ने कवियों ने अपनी कविताओं से प्राकृतिक, प्रेम, विरह और मृत्यु जैसे विषयों की प्रमुखता से उठाया है। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताएं आध्यात्मिक चेतना, प्रातिकमिकता, अलंकारिकता। ठीक है। अब यहाँ पे अथवा में और आपका ऑप्शन दिया था प्रगतिवाद की 2 कवियों में उनके एक रचना का नाम लिखिए। तो ये आपके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रचना अनामिका, कवि महादेवी वर्मा, रचना यामा। तो ये इसका आप लोगों ने आई होप करके गया होगा और ये बहुत डिटेल में था और आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने किया होगा, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन। खंड काव्य की 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी, तो यहाँ पे आपका खंड काव्य की 2 विशेषताएं हैं। खंड काव्य में एक ही प्रमुख घटना का नियोजन होता है, इसमें प्रासंगिक कथाओं का समावेश नहीं होता है। खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित रहती है। केंद्र बिंदु किसी एक घटना पात्र विशेष को लेने का कारण ऐसा होता है। अथवा में था 2 महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो आपका महाभारत के थे वेदव्यास, रामायण के थे वाल्मीकि जी, आपको पता होगा। तो ये आपको आंसर लिखना था। नंबर 9 संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, लिखना था आपको। तो यहाँ पे कुछ इसके उदाहरण दिए हुए थे। भाई मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, एक काम करता हूँ मैं आपको आंसर्स बता दे जाता हूँ। आपको मिला लेना है, वीडियो को पॉज कर करके पहले इतना आपको मिला लेना है, उसके बाद में फिर ये है कुछ, तो आपको इस तरीके से कुछ मिला लेना है, क्योंकि मैं पढ़ने बैठूंगा भाई बहुत लंबा समय आप लोगों का चला जाएगा। इतना लॉन्ग वीडियो तो कोई देखता भी नहीं है। ठीक है। अथवा में आपका था एक और, सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे था आपका आंसर, सोरठा छंद में कुल 42 मात्राएं होती हैं। इस छंद में 4 चरण होते हैं, जिनमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। उदाहरण के लिए सोरठा छंद एक प्रसिद्ध छंद है। इनमें 2 पद होते हैं। प्रथम पद में 11 मात्राएं होती है, तृतीय पद में भी 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चरण में आपके 13 मात्राएं होती हैं, चतुर्थ पद में भी 13 मात्राएं आपकी होती है। तृतीय चरण में आपका सोरठा छंद का प्रयोग प्रेम, भक्ति, श्रृंगार आदि विषयों पर होता है। चतुर्थ चरण आपका निष्कर्ष होता है। तो ये कुछ टाइप से दिया था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। 10 था आपका कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपका ये आंसर था, कहानी और उपन्यास में अंतर की कथा का विस्तार, कहानी का कथा विस्तार सीमित होता है, जबकि उपन्यास का कथा विस्तार व्यापक होता है। कहानी में एक ही घटना या घटनाक्रम का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में कई घटनाओं और पात्रों का वर्णन होता है। पात्रों की संख्या, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी में मुख्य रूप से 2 या 3 पात्र होते हैं, जबकि उपन्यास में कई पात्र होते हैं। अथवा था आपका
रेखाचित्र और स्मरण में कोई दो अंतर लिखिए, तो ये यहाँ पे इसका आंसर था। रेखाचित्र और स्मरण में दो अंतर दिए हुए हैं भाई, दो की जगह तीन दे दिए हम लोगों ने एडिशनल। ठीक है, 11 था आपका लट्टन पहलवान के मेलों में क्या वेशभूषा रहती थी, इसका आंसर ये दिया हुआ है। लट्टन पहलवान के मेलों में वेशभूषा बहुत ही भव्य और आकर्षक होती थी। वह हमेशा एक नई साफ सुथरी धोती पहनता था, उसके सिर पर एक बड़ा सा पगड़ी होता था जो उसके बालों को हवा से बचाता था, उसके गले में एक मोटा सा सोने का हार होता था जो उसके गौरव का प्रतीक होता था, उसके हाथों में एक जोड़ी मोटे मोटे सोने के कड़े होते थे जो उसकी ताकत का प्रतीक होते थे, उसके पैरों में एक जोड़ी चमड़े के जूते होते थे जो उसे कुश्ती लड़ने में मदद करते थे। तो यह है आपका आंसर। अथवा में था आपका मगरी फूटी बेल प्यासा का आशय लिखना था। तो भाई तगड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, उसका आंसर भी आप यहां पे पढ़ सकते हो, मैं आपको डिटेल में बताया, मैं साइड हो जाता हूं, आपको यहां पे वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो तकनीकी शब्द का भाई ये यहाँ पे कुछ आंसर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तकनीकी शब्द किसी विशेष विषय या क्षेत्र से संबंधित शब्द होते हैं। ये शब्द उस विषय या क्षेत्र की विशिष्ट अवधारणाओं या विचारों को व्यक्त करते हैं। तकनीकी शब्द आमतौर पर संस्कृत, अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं से लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु आदि। गणित में समीकरण, फलन, अवकल समीकरण, त्रिकोणमिति आदि। इंजीनियरिंग में संरचना, यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। चिकित्सक में आपका रोग, लक्षण, उपचार, दवा आदि। कंप्यूटर में आपका प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि। ये कुछ इसके प्रकार थे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये संयुक्त वाक्य का आपका उदाहरण था। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों के मेल से बनता है। ये वाक्य एक ही उद्देश्य या अर्थ को व्यक्त करते हैं। संयुक्त वाक्य को बनाने के लिए निम्नलिखित संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे और, परंतु, अथवा, क्योंकि, यदि, जब और भी। उदाहरण, ठीक है। तो ये है आपका, वह पढ़ता है और लिखता है और संयोजक, वह अमीर है परंतु सुखी नहीं है, परंतु संयोजक, वह क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल, अथवा संयोजक। तो ये कुछ आपके प्रकार दिए भाई, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से निपात छाटकर उनमें से दो नए वाक्य बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, इसका आंसर नहीं है हमारे पास में। तो इसका जो, हाँ, इसका आंसर दिया हुआ है, किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया है। दोनों का आंसर है। पहले का आपका आंसर है नया वाक्य, चश्मा था लेकिन वह संगमरमर का नहीं था। ठीक है, और इसमें था नया वाक्य, स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये इसका कुछ आंसर दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर था ये, अथवा में ऑप्शन था आपका। ठीक है, कई लोगों ने लिखा होगा तो आप एक बार मैच कर लेना। उसके बाद है 14, अतीत में दबे पांव शीर्षक का सार्थकता के बारे में लिखिए। तो ये कुछ इस टाइप से आपका आंसर है भाई, बहुत लंबे लंबे आंसर्स इसके दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट मार के भाई साहब तुम ले लो, क्योंकि इतना सारा तो मैं पढ़ूंगा तो हो गया भाई तुम्हारा। ये कुछ था। और अथवा में आपका था जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, लिखिए। तो ये इसका कुछ आंसर आपका दिया था। इसकी पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके भी डायरेक्टली ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार से था आपका, तो आपको ये वाला मैच करवा लेना है। ठीक है, 15 में था आपका विशेष लेखन की सूचनाओं के क्षेत्र के बारे में लिखिए। तो आंसर विशेष लेखन की सूचनाओं का क्षेत्र में यहाँ पे ये कुछ दिया हुआ था 15 नंबर का, और ये भी उसी का था, आप इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये इसका आंसर था, क्वेश्चन नंबर का जो भी था उसका अथवा में था ये। इसका इतना आंसर आपको देख लेना है। उसके बाद में ये आंसर की कुछ एक दो लाइन है वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसमें था पहला दो रचनाएं, दूसरा था भाव पक्ष, तीसरा था काल पक्ष। तो इसका क्वेश्चन हमने नहीं लिखा, इसका आंसर हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है नीचे अवेलेबल दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। 17 नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर दिया हुआ है। तो ये है साहित्य के स्थान में दो रचनाएं, ये कुछ इसकी दिए हैं। तीसरा का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये भी आपका थर्ड का आंसर है। आपको बस मैच करते करते चल जाना है, आपको पढ़ लेना है। और ये, ठीक है, इतना ये यहाँ से भाषा शैली, साहित्य के स्थान, ये यहाँ से आपको कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था, जिसमें था निम्नलिखित कथन का सार संक्षेपण में लिखिए। जिस व्यक्ति को अपने देश की भाषा का ज्ञान नहीं है, अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का परिचय नहीं है, अपने देश की कला के प्रति आदर नहीं है और जो अपनी धार्मिक आध्यात्मिक निधि से गौरवान्वित नहीं है, वह निश्चित तौर पर नर नहीं नर पशु है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है, एक बार इसको हम फिर से पढ़ते हैं।
कि जिस व्यक्ति को अपने देश की भाषा का ज्ञान नहीं है, अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का परिचय नहीं है, अपने देश की कला के प्रति आदर नहीं है और जो अपनी धार्मिक आध्यात्मिक निधि से गौरवान्वित नहीं है, वह निश्चित तौर पर नर नहीं नर पशु है। भाई ये तो कवि शायद रियलिटी लिख रहा था। इसमें आंसर आपका है कि इस कथन में लेखक का कहना है कि एक सच्चे मानव होने के लिए व्यक्ति को अपने देश की भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं, कला और धार्मिक आध्यात्मिक निधि से अवगत होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इन सभी चीजों का ज्ञान और सम्मान व्यक्ति को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और उसे एक सच्चे मानव होने का एहसास देता है। भाई कभी कभी पता है तुम्हें क्वेश्चन पेपर में भी तुम्हारे रियलिटी बता देता है, थोड़ा गौर से मत पढ़ा करो, बहुत ज्यादा गौर से पढ़ा करो जब ऐसी चीजें आपके पास आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका गद्यांश पद्यांश थे। प्रश्न कुछ इस प्रकार दिए थे, उपयुक्त गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आंसर था आपका उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भारत की जलवायु विविधता है और उसके परिणाम हो सकता है वह शीर्षक गद्यांश के मुख्य विशेष को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। सेकेंड आपका जलवायु विविधता का क्या परिणाम है। आंसर है जलवायु विविधता के कई परिणाम होते हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो यहां पे आपके दिए हैं भाई, तगड़े लंबे लंबे हैं, देखा है। अब यहां पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सनातन का समानार्थी लिखिए। सनातन का समानार्थी है अनादि, पुरातन, चिरतन, शाश्वत, अक्षय, अमर, अविनाशी आदि है भाई सनातन का समानार्थी। ठीक है, और कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रोई उदास, ये आपका एक क्वेश्चन का अथवा था। प्रश्न आपका है कई दिनों से चक्की उदास क्यों थी, तो उसका आंसर है आपका चूंकि चक्की का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, जब घर में अनाज नहीं होता तो चक्की का उपयोग नहीं होता, इसलिए चक्की उदास थी। उक्त पंक्तियों में कौन सी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा करता है, तो उक्त पंक्तियों में अकाल की ओर इशारा करती। जब अकाल पड़ता है तो फसलें सूख जाती हैं और इससे अनाज की कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप लोग भूखे मरने लगते हैं। ठीक है, थर्ड था आपका उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, ये इसका आंसर था। मैं किसी का बता दे रहा हूं पढ़ के और किसी का आपको खुद यहां पे देख लेना है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग और विशेष सहित व्याख्या लिखिए। यहां था रात की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती है। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमर्त औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह सजीवन शक्ति भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों में की शक्तिहीन आंखों की आंखें दंगल का दर्श नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ने लगती थी। इसका ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये आपका व्याख्या थी, तो ये व्याख्या आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा था भाई, 5 मार्क का पक्का क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला जो है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, खींच लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अथवा में था ये आपका, जाड़े के दिन अमावस की रात ठंडी और काली मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरयात शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। इसका जो क्वेश्चन का आपका आंसर है ये है, तो फिर लिखिए ये वाला और उसके बाद फिर आपका विशेष में कुछ इस तरीके से था आपका। ठीक है, ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका था, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ी फंस गई, तो इसका जो आंसर था, ये लंबा बहुत आंसर है भाई, इतना मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, शॉर्ट में आपको एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेना इनका, तो आपको समझ में आ जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन था, प्रात नभ था बहुत नीला सेख जैसे, भोर का नभ। इसके 2-3 क्वेश्चन थे, इसका आंसर है संदर्भ में आपको जो लिखना था, इसके कुछ इस टाइप से आंसर दिए हुए हैं, ये आंसर आपको लिख लेने हैं। साथ में कुछ इधर भी आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया था, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका था, आपने नगर के नगरपालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखी है, तो आपको पत्र लिखना था। आई होप पत्र आपने लिख के गया होगा। अथवा में आपने नाना जी के गांव वापस आने पर गांव की अपनी मधुर स्मृति के बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 23 था आपका, निम्नलिखित में से कोई एक विषय रूपरेखा सहित संरंभित निबंध लिखिए। प्रदूषण कितना घातक है, स्वास्थ्य का महत्व है, साहित्य और समाज, चांद पर भारत के कदम, मेरी यादगार रेल यात्रा। तो भाई ये जो 23 नंबर का आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको भाई निम्नलिखित में जो है निबंध लिखना था। तो यहाँ पे प्रदूषण कितना घातक होता है ये आपको लिखना था। तो भाई इसमें तो आप, मुझे लगता है थोड़ा दिल्ली वालों से कांटेक्ट कर लोगे तो वो तुम्हें भाई डिटेल में बता देंगे ये क्वेश्चन का आंसर। तो ये 5 थे आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो आप लोगों को उनमें से लिखना था। तो आई भाई इतने सारे में से आपने तो बहुत ईजी थे ये, तो आपने लिख ही लिए होगा भाई। चांद का भारत में पहला कदम आपको पता है क्या हुआ था, स्वास्थ्य का महत्व आपको पता है क्या है,
प्रदूषण कितना घातक है वो दिल्ली वालों से पूछ लो। तो ये है भाई, इसके आंसर लिखना था। आई होप आपको सभी के क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और भी चीजें और भी हमारे पास में क्वेश्चंस जो आने वाले अपकमिंग समय के मिल जाएंगे आपको ऐसे ही पूरे आंसर सॉल्यूशन के साथ में। तो फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।